द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेवियन डोंगजोउ में स्ट्रेंथ का टेस्ट दे रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। लड़के, अब तुम्हारी बारी है। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। डू फेंग ने दोनों बहनों की सारी जानकारी दर्ज करने के बाद अपनी नजरें सीधे सेवियन पे जमा दी। अभी कुछ देर पहले सेवियन ने अपनी सोल पावर का यूज करके उसके डोजी प्रेशर को खत्म कर दिया था। सिर्फ उसी घटना के आधार पर डू फेंग को एक धुंधला सा अंदाजा हो गया था कि ये लड़का शायद एक अल्केमिस्ट है और उसकी रैंक भी शायद कम नहीं है। पूरे घोस्ट रैल्म में अल्केमिस्ट की संख्या बेहद कम थी। इसी कारण घोस्ट रैल्म में अल्केमिस्ट को स्पेशल सुरक्षा, विशेष सुविधाएं और अनेक स्पेशल अधिकार दिए जाते थे। डोंगजोउ भी इसका अपवाद नहीं था, बल्कि यहाँ तो अल्केमिस्ट की आवश्यकता और भी अधिक थी, क्योंकि फोर्ज्ड नाइफ थंडर वैली पूरे वर्ष थंडर पावर और वेपन फोर्जिंग के संपर्क में रहती थी। इस कारण उनकी बॉडीज में थंडर पॉइजन और हिडन इंजरी जमा हो जाती थी और ऐसी समस्याओं का समाधान केवल हाई लेवल का अल्केमिस्ट ही कर सकते थे। इसलिए चाहे थंडर सिटी हो या थंडर वैली, हर अल्केमिस्ट का अत्यधिक सम्मान किया जाता था। जूनियर सेवियन, 2 स्टार डोजियन अर्ली स्टेज, सेवियन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। और प्रोफेशन? डू फेंग ने शांत आवाज में पूछा। हालांकि बाहर से वो शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर से वो बेहद उत्सुक था। रजिस्ट्रेशन शुरू हुए कई महीने हो चुके थे। अब तक 10,000 से अधिक प्रतिभागी रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे, लेकिन उनमें अल्केमिस्ट की संख्या एक हाथ की उंगलियों से भी कम थी। प्रोफेशन? सेवियन कुछ पल सोच में पड़ गया, फिर बोला, अगर प्रोफेशन की बात करें तो मैं एक अल्केमिस्ट हूँ। यह सुनते ही डू फेंग की आंखें चमक उठी। क्या रियल में अल्केमिस्ट? उसकी आवाज में उत्साह साफ झलक रहा था। कौन सी रैंक? उसने तुरंत पूछा। सेवियन मुस्कुराया। सीनियर, क्या रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन कुछ ज्यादा ही डिटेल नहीं हो रही? डू फेंग भी मुस्कुराया। नॉर्मल लोगों की रजिस्ट्रेशन नॉर्मल तरीके से होती है, लेकिन अगर कोई मॉन्स्टर लेवल टैलेंट सामने आ जाए तो स्वाभाविक है कि उसके लिए स्पेशल प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। एम्परर रैंक 3rd ग्रेड अल्केमिस्ट, सेवियन ने शांत आवाज में कहा। वास्तव में उसकी सोल पावर पहले ही इमोर्टल रैल्म तक पहुंच चुकी थी। उसने स्पिरिचुअल पैलेस भी बना लिया था। उसकी अल्केमी स्किल भी इमोर्टल रैंक 4th स्टेज तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसने लंबे टाइम से कोई रिफाइनमेंट नहीं किया था। इसलिए वो अपनी रियल अल्केमिस्ट रैंक को लेके पूरी तरह निश्चित नहीं था। क्या कहा? डू फेंग लगभग अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। एम्परर रैंक 3rd ग्रेड अल्केमिस्ट? ये कोई नॉर्मल लेवल नहीं था, ये इमोर्टल रैंक अल्केमिस्ट बनने की दहलीज थी। किसी भी पावर में अगर ऐसा अल्केमिस्ट मौजूद हो तो उसका दर्जा तुरंत आसमान छू जाता। यहाँ तक कि पूरी पावर उसके लिए संसाधन जुटा के उसे इमोर्टल रैंक अल्केमिस्ट बनाने की कोशिश करती। 2 स्टार डोजियन अर्ली स्टेज और एम्परर रैंक 3rd ग्रेड अल्केमिस्ट? डू फेंग धीरे से बुदबुदाया। साथ खड़ी यूबी भी हैरान रह गई। उसे पता था कि सेवियन अल्केमिस्ट है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी रैंक इतनी ज्यादा हाई है। ऐसे अल्केमिस्ट को कोई भी पावर गंभीरता से लेती थी। ठीक है, अब अगला स्टेप, मुझे तुम्हारी डोजी प्योरिटी देखनी है। डू फेंग ने क्रिस्टल बॉल वापस सेवियन को देते हुए कहा। ठीक है, सेवियन ने सिर हिलाया। फिर उसने क्रिस्टल बॉल को अपनी हथेली में पकड़ लिया। जैसे ही क्रिस्टल बॉल उसके हाथ में आया, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। ये क्रिस्टल बॉल किसी स्पेशल मटेरियल से बना हुआ है। ये मेरी डोजी को गाइड कर रहा है, सेवियन ने मनी मन सोचा। अचानक पूरे स्टडी रूम में चमकदार रेड लाइट फैल गई। एक अत्यंत हॉट ऑरा हर दिशा में फैलने लगा। क्या पावरफुल डोजी फ्लक्चुएशन है? डू फेंग की आंखें चमक उठी। सिर्फ डोजी प्योरिटी के आधार पर ही ये सीधे लेवल 9 तक पहुंचती है। वो हंस पड़ा। वास्तव में ये टेस्ट कंपटीशन के लिए आवश्यक नहीं था। ईस्ट कॉन्टिनेंट कंपटीशन का मेन उद्देश्य केवल टैलेंट्स का चयन करना था, ताकि उन्हें 4 कॉन्टिनेंट्स कंपटीशन में भेजा जा सके। लेकिन फोर्ज्ड नाइफ थंडर वैली ने इस टेस्ट को एक स्पेशल कारण से जोड़ा था। उन्हें कुछ खास प्रकार के टैलेंट्स की तलाश रहती थी। अचानक सेवियन का चेहरा बदल गया। अभी तक खत्म नहीं हुआ, रुक जाओ, वो तुरंत बोला। इस समय क्रिस्टल बॉल पहले ही लेवल 9 तक पहुंच चुका था। उसके लिए इतना पर्याप्त था, लेकिन क्रिस्टल बॉल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरे कमरे में रेड फ्लेम एनर्जी भर गई। क्रिस्टल बॉल भी गहरे रेड कलर से चमकने लगा और फिर वो सीधे सेवियन की बॉडी के भीतर मौजूद होली फ्लेम की ओर बढ़ने लगा, मानो वो होली फ्लेम की पावर को भी खींचना चाहता हो। डैम, रुक जाओ, सेवियन का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत अपने सोल पावर का यूज करके क्रिस्टल बॉल को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अचानक क्रिस्टल बॉल में दरारें पड़ने लगी और अगले ही पल वो पूरी तरह फट गया। टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। ये कैसे पॉसिबल है?
डू फेंग शॉक्ड रह गया। वो ये नहीं देख पाया था कि क्रिस्टल बॉल ने होली फ्लेम की पावर को छू लिया था। उसे केवल इतना दिखा कि क्रिस्टल बॉल अचानक अत्यधिक पावर सहन न कर पाने के कारण फट गया। यूरान ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी दृष्टि बेहद तेज थी। उसने साफ देखा था कि क्रिस्टल बॉल पे पहले 9 दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल वो सीधे 10 में बदल गया और लेवल 10 प्रकट होते ही क्रिस्टल बॉल टूट गया। अचानक डू फेंग जोर से हंस पड़ा। उसके चेहरे पे अत्यधिक उत्साह था। सीनियर, ये क्या हुआ? सेवन ने पूछा। कुछ नहीं, डू फेंग ने तुरंत अपने चेहरे के एक्सप्रेशन छिपा लिए। तुम तीनों की रजिस्ट्रेशन पूरी हो चुकी है। 1 महीने बाद थंडर सिटी आधिकारिक रूप से कॉम्पिटिशन के नियम और प्रोसेस घोषित करेगा। तब तक तुम लोग अपनी पावर बढ़ाने पर ध्यान दो। इसके बाद उसने एक मेड को बुलाया। इन तीनों को विश्राम स्थान तक पहुंचा दो। इतना कहते हुए उसने रजिस्ट्रेशन पेपर को कसकर पकड़ लिया। उस पेपर की अंतिम पंक्ति पे लिखा था 10th लेवल फायर एट्रीब्यूट डोची प्योरिटी। इस एक लाइन का महत्व नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते थे। डोची प्योरिटी जितनी अधिक होती है उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए ड्रैगन क्लैन को सभी ड्रैगन टाइप बीस्ट का एंसेस्टर माना जाता है। एंसेंट वर्ड ड्रैगन जैसी प्रजातियां भी उनके सामने केवल हायर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म विद ब्लड हैं। दोनों में विशाल अंतर है। डोची प्योरिटी का सिद्धांत भी बिल्कुल वैसा ही था। नॉर्मल ह्यूमन की डोची शायद केवल लेवल 3 या 4 तक पहुंचती थी। किसी अल्केमिस्ट की लेवल 5 हो सकती थी। कुछ असाधारण टैलेंट्स लेवल 8 या 9 तक पहुंचते थे, लेकिन लेवल 10 वो केवल हेवन एंड अर्थ वंडर्स का प्रतीक था और सेव्यान सीधे लेवल 10 तक पहुंच चुका था। तीनों लॉर्ड्स कृपया मेरे साथ आइए। एक युवा मेड वहां पे आ पहुंची। वो सेव्यान और दोनों बहनों को लेकर चली गई। जैसे ही तीनों चले गए, डू फेंग की आंखों में उत्साह और बढ़ गया। मोयू, इस बार तुम सचमुच थंडर वैली के लिए सौभाग्य लेके आए हो। इस सेव्यन का फायर एट्रीब्यूट इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसकी बॉडी में निश्चित रूप से कोई फायर एट्रीब्यूट वंडर मौजूद है, लेकिन अगर वो केवल एम्परर रैंक 3rd ग्रेड अल्केमिस्ट है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? डू फेंग सोच में पड़ गया। क्या ये मेरा भ्रम है? नहीं, मुझे ये बात तुरंत सिटी लॉर्ड को बतानी होगी। अगर ये लड़का वास्तव में होली फ्लेम का मालिक है तो वैली मास्टर की वर्ष पुरानी हिडन इंजरी ठीक हो सकती है। और अगर वैली मास्टर पूरी तरह ठीक हो गए तो 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन में डोंगजो फिर से टॉप 2 में पहुंच सकता है। इतना कह के डू फेंग रजिस्ट्रेशन पेपर लेके गायब हो गया। तीनों लॉर्ड्स इधर आइए। मेड उन्हें सिटी लॉर्ड मैंशन के भीतरी हिस्से में ले गई। ये एरिया बेहद शांत था। नॉर्मल लोगों को यहाँ आने की अनुमति नहीं थी। ये स्पेशल गेस्ट के लिए रिजर्व्ड एरिया था। कुछ दूर चलने के बाद उनकी मुलाकात डू यू से हो गई। रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया? डू यू ने पूछा। ब्रदर डू यू, अभी रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। सेवन मुस्कुराया। डू यू एज में लगभग उसके बराबर था, लेकिन उसकी पावर और स्थिति दोनों उससे हाई थी। डू यू हंस पड़ा। फिर वो उन्हें मोयू से मिलवाने ले गया। इसके बाद सेवन और दोनों बहनों के लिए सिटी लॉर्ड मैंशन के भीतर एक शांत कोर्टयार्ड की व्यवस्था कर दी गई। उनके कमरे एक दूसरे से काफी पास थे, लेकिन इस समय सेवन का ध्यान कहीं और था। आइस फायर आइलैंड की घटनाओं ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था। कमरे में पहुंचते ही वो बिस्तर पे गिरा और गहरी नींद में सो गया। दूसरी ओर कॉरिडोर में चलते हुए डू यू ने पूछा, एल्डर डू फेंग, सेवन और बाकी दोनों को सिटी लॉर्ड मैंशन में ठहराना नियमों के विरुद्ध है। अगर सिटी लॉर्ड को पता चला तो? डू फेंग हंस पड़ा। उसकी चिंता मत करो, जब सिटी लॉर्ड वापस आएंगे तो मैं स्वयं समझा दूंगा। मुझे उनसे तुरंत मिलना है। इतना कह के वो तेजी से चला गया। डू यू वहीं खड़ा रह गया। एल्डर डू फेंग को आज क्या हो गया है? उसने सिर हिलाया। उसने कभी डू फेंग को इतना उत्साहित नहीं देखा था। कुछ टाइम बाद, एल्डर डू फेंग, सिटी लॉर्ड आपको बुला रहे हैं। गार्ड की आवाज स्टडी रूम के बाहर सुनाई दी। आखिरकार लौट आए? डू फेंग मुस्कुराया। फिर वो तुरंत सिटी लॉर्ड से मिलने निकल गया। एक शांत पैवेलियन में एक युवा और बहुत आकर्षक व्यक्ति स्टोन टेबल पे बैठा था। उसका चेहरा विद्वानों जैसा शांत था, लेकिन उसके भीतर से एक इनविजिबल डोमिनेंस झलक रहा था। वही थंडर सिटी का सिटी लॉर्ड था। एल्डर डू फेंग, इतनी जल्दी जल्दी मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या बात है? सिटी लॉर्ड मुस्कुराया। डू फेंग ने बिना कुछ कहे वो रजिस्ट्रेशन पेपर उसके सामने रख दिया। ये क्या है? सिटी लॉर्ड ने पेपर उठाया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। 10th लेवल फायर एट्रीब्यूट। वो अचानक खड़ा हो गया। इतने वर्षों बाद आखिरकार फिर से एक 10th लेवल फायर एट्रीब्यूट एक्सपर्ट मिला है। उसकी आवाज में उत्साह साफ झलक रहा था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था
लेवल 10 डोवची प्योरिटी का अर्थ क्या होता है। उसके वैली मास्टर की थंडर एट्रीब्यूट डोवची भी लेवल 10 थी और यही कारण था कि वो पूरे डोंगजोऊ में यूनिक थे। नॉर्मल ह्यूमन लेवल 7 तक पहुंचे तो भी चमत्कार माना जाता था। लेवल 8 और 9 का अर्थ था कि उसके पास कोई स्पेशल ट्रीजर है, लेकिन लेवल 10 उसका अर्थ केवल एक ही था, हेवन एंड अर्थ वंडर। फायर एट्रीब्यूट और अल्केमिस्ट सिटी लॉर्ड धीरे धीरे बोला, दुनिया में फायर एट्रीब्यूट वंडर्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, फायर स्पिरिट्स और होली फ्लेम्स। होली फ्लेम्स शब्द बोलते ही उसकी आंखों में आग सी चमक उठी। हाँ, डुफेंग ने सिर हिलाया। मेरे अनुमान के अनुसार इस सेवन के पास होली फ्लेम होने की संभावना बहुत अधिक है। सिटी लॉर्ड तुरंत गंभीर हो गया। अगर उसके पास सचमुच होली फ्लेम है तो वैली मास्टर की हिडन इंजरी का इलाज पॉसिबल हो सकता है। वर्षों पहले वैली मास्टर ने एक पूरे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन को दबाने के लिए भारी कीमत चुकाई थी। हालांकि वो काफी हद तक स्वस्थ हो चुके थे, लेकिन उनकी बॉडी में अब भी हिडन इंजरीज मौजूद थी और उन इंजरीज को केवल होली फ्लेम ही पूरी तरह मिटा सकती थी। लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत कमजोर है, सिर्फ 2 स्टार डोवजियन अर्ली स्टेज। सिटी लॉर्ड बोला। डुफेंग मुस्कुराया, मुझे नहीं लगता मामला इतना सिंपल है। मुझे लगता है कि उसकी अल्केमिस्ट स्ट्रेंथ भी उससे कहीं अधिक है जितनी उसने बताई है, वरना वो 3 स्टार डोवजियन प्रेशर को इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकता था। ये सुनते ही सिटी लॉर्ड की आंखें चमक उठी। अगर स्याबियन वास्तव में होली फ्लेम का मालिक है और साथ ही मोटल रैंक अल्केमिस्ट भी है, तो वैली मास्टर के ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वैली मास्टर के पूरा ठीक होते ही पूरा डोंगजोऊ अपनी पुरानी पावर वापस पा सकता था। लगता है हमें उससे संपर्क बनाए रखना होगा। अच्छी बात यह है कि वह भी सिटी लॉर्ड मैंसन में ही रह रहा है, सिटी लॉर्ड ने कहा। डुफेंग भी हंस पड़ा। अब देखते हैं वैली मास्टर इस बार कैसी परीक्षा रखते हैं, सिटी लॉर्ड ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। चिंता मत करो, वैली मास्टर ने हमें कभी भी निराश नहीं किया। फिर उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। लेकिन हाल ही में थंडर सिटी की सुरक्षा पे विशेष ध्यान दो। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन और सिन क्लैन दोनों कुछ नई गतिविधियां कर रहे हैं। ये कहते ही उसके शरीर से भयानक इंटेंट फैल गया। वो धीरे से हंसा। काफी टाइम हो गया इतना रिलैक्स महसूस किए हुए। सेवन धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, अपनी कमर स्ट्रेच की और मुस्कुराते हुए बोला। रजिस्ट्रेशन पूरा होने और रहने की व्यवस्था हो जाने के बाद सेवन ने पूरे 1 दिन और 1 रात आराम किया था। इस 1 दिन के रेस्ट ने उसकी मेंटल स्ट्रेंथ और उसकी पूरी कंडीशन दोनों को फिर से पीक स्टेट पे पहुंचा दिया था। कंपटीशन शुरू होने में भी थोड़ा टाइम बाकी है। लगता है ऑक्शन हाउस जाके देखना चाहिए कि वहाँ मेरी जरूरत की कोई मेडिसिन पिल मिलती है या नहीं। आखिर ये ली चैंग मतलब ठंडा सिटी है, यहाँ कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी तो जरूर मिलेंगी। और वैसे भी यहाँ अल्केमिस्ट एसोसिएशन भी है, तो वहीं जाके अपना अल्केमिस्ट लेवल भी अपडेट कर लेता हूँ। सेवन ने खुद को थोड़ा व्यवस्थित किया, फिर धीरे से दरवाजा खोला। उसने ध्यान रखा कि यूरेन और यूवी की नींद न टूटे। इसके बाद वो चुपचाप सिटी लॉर्ड मैंसन के बैक डोर से बाहर निकल गया। वाह, यहाँ की भीड़ तो सच में बेहद डरावनी है। जैसे सेवन बैक डोर से बाहर निकला और ली चैंग मतलब थंडर सिटी की व्यस्त गलियों में पहुंचा, चारों ओर से लगातार आवाजें गूंजने लगी। इमोर्टल रैंक फर्स्ट ग्रेड वेपन, आइए एक नजर जरूर डालिए। इमोर्टल लेवल फाइटिंग स्किल्स, निकल गए तो मौका हाथ से चला जाएगा। लेकिन चाहे जितनी भी आवाजें गूंज रही थी, सेवन ने एक बात तुरंत नोटिस की, यहाँ कोई भी मेडिसिन पिल नहीं बेच रहा था। इससे साफ पता चल रहा था कि डोंगजोऊ में अल्केमिस्ट की संख्या उसकी कल्पना से भी कहीं रेयर थी। सेवन एक बूढ़े आदमी के पास गया और बोला, ओल्ड मैन, क्या बता सकते हैं कि ऑक्शन हाउस किस दिशा में है? इतना कहते हुए उसने कुछ गोल्ड कॉइन्स उसकी हथेली पर रख दिए। ली चैंग का इलाका इतना विशाल था कि बिना किसी गाइड के ऑक्शन हाउस ढूंढना आसान नहीं था। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। हे लिटिल ब्रदर, तुमने सही आदमी से पूछा है। बस इस सड़क पे सीधे चलते जाओ, बिजी मार्केट के आखिर में ही ऑक्शन हाउस मिलेगा। उसने खुशी खुशी गोल्ड कॉइन्स अपनी जेब में रख लिए। थैंक यू ओल्ड मैन। सेवन ने हल्का सा सिर हिलाया और भीड़ के बीच से होते हुए ऑक्शन हाउस की ओर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही सेवन दूर गया, बूढ़े आदमी के चेहरे की मुस्कान अचानक बदल गई। ओह, आखिरकार मिल ही गया। लगता है आइस सिनर और मेरा शक बिल्कुल सही था। अफसोस ये ली चैंग है, बाकी सिनर्स अभी यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, वरना आज ही तुम्हें पकड़ लिया जाता। जिस इंसान के पास
होली फ्लेम होने की संभावना हो उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिलहाल इस बात का पता सिर्फ मुझे और फ्रोजन एनवॉय को ही है। अगर सच में उसके पास होली फ्लेम है तो उसका पूरा फायदा सिर्फ मुझे मिलेगा। इतना बुदबुदाने के बाद वो बूढ़ा आदमी दोबारा भीड़ में ऐसे गायब हो गया मानो कभी वहाँ था ही नहीं। इस बार गलती सेवन की भी थी, क्योंकि इतने दिनों के बाद मिले आराम ने उसके अंदर थोड़ी सी लापरवाही पैदा कर दी थी। उसी समय 100 लीटर की आवाज उसके मन में गूंजी। अभी जो बूढ़ा आदमी था उसका ऑरा कुछ अजीब था। सेवन थोड़ा चौंका। अजीब? उसने हल्का सा सिर हिलाया। मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। 100 लीटर गंभीर आवाज में बोला, वो भी शायद एक सिनर था, अब से सावधान रहना। सेवन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, उसे भी महसूस हो रहा था कि सिनर्स की ताकत बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। इसके बाद उसने बिना कुछ कहे भीड़ पार की और कुछ ही देर में ली चैंग की विशाल ऑक्शन हाउस के सामने पहुंच गया। तो यही है ली चैंग का ऑक्शन हाउस, उसने सामने खड़ी भव्य इमारत को देखते हुए कहा। सच में कितना शानदार है। बिजी मार्केट के अंत में बनी वो विशाल बिल्डिंग पूरे थंडर सिटी की सबसे इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स में से एक थी। तभी 100 लीटर बोला, ली चैंग का ऑक्शन हाउस पूरे ईस्ट कॉन्टिनेंट के रेयर ट्रेजर्स का सबसे बड़ा केंद्र है और अभी ईस्ट कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन की रजिस्ट्रेशन भी चल रही है। इस समय अनगिनत एक्सपर्ट्स अपने पास मौजूद रेयर ट्रेजर्स यहाँ ऑक्शन के लिए लाते हैं। अगर अनडेड फायर से जुड़े मटेरियल्स कहीं मिल सकते हैं तो सबसे ज्यादा संभावना यही है। सेवन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उम्मीद करता हूँ मुझे यहाँ मेरी जरूरत की चीज मिल जाए। इतना कहते ही उसकी रिंग में हलचल हुई। अगले ही पल एक ब्लैक रोब उसके शरीर पे आ गया। उसने अपना चेहरा और शरीर की सारी पहचान पूरी तरह छिपा ली। वो बेवजह का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना चाहता था और अगर ऑक्शन हाउस में उसे अपनी जरूरत की कोई चीज मिलती तो चाहे उसकी कीमत कितनी भी क्यों ना हो, एक अल्केमिस्ट होने के नाते सेव्यान उसे हर हाल में हासिल करने की कोशिश करता। सब कुछ तैयार करने के बाद वो सीधे ऑक्शन हाउस के मेन गेट की ओर बढ़ गया। मेन गेट तक रेड कारपेट बिछी हुई थी। चारों ओर गार्ड्स तैनात थे। जैसे ही उन्होंने ब्लैक रोब पहने मिस्टीरियस सेवन को देखा, उनमें से एक आगे बढ़ा। सर, सेवन ने बिना रुके ठंडी आवाज में पूछा, क्या बात है? उसकी आवाज में साफ नाराजगी झलक रही थी। उसी पल उसके शरीर से एक बेहद पावरफुल सोल पावर की वेव निकली। सभी गार्ड्स अनायास ही एक कदम पीछे हट गए। पहले उन्होंने सोचा था कि उससे ब्लैक रोब हटवा के उसकी पहचान देखेंगे। आखिर ऑक्शन हाउस में किसी भी अननोन व्यक्ति को यूं ही अंदर नहीं जाने दिया जाता। लेकिन सेवन के सोल पावर महसूस करते ही उनका विचार तुरंत बदल गया। इतनी पावरफुल सोल पावर, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता था। अगर ऐसे किसी बड़े एक्सपर्ट को नाराज कर दिया तो उसकी कीमत उन्हें बहुत भारी पड़ सकती थी। गार्ड तुरंत मुस्कुराया, कुछ नहीं सर, कृपया अंदर आइए। सेवन ने केवल एक ठंडी आवाज निकाली। फिर वो रेड कारपेट पर चलता हुआ ऑक्शन हाउस के अंदर प्रवेश करने लगा। लेकिन तभी एक आवाज अचानक उसके सामने गूंजी, अरे तुम्हारी ताकत काफी अच्छी लग रही है, क्या मेरे साथ एक फाइट करोगे? अगले ही पल एक युवक न जाने कब उसके सामने आके खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। सेवन भीतर भीतर चौंक गया। इतनी तेज स्पीड, ये मेरे सामने आया कब? वो अभी तक ऑक्शन हाउस के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसे उस युवक की मौजूदगी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था। ब्लैक रोब के अंदर से सेवन ने अपनी गहरी आंखों से उसे देखा। वो लगभग उसकी ही एज का था। उसने ग्रे रोब पहन रखा था। उसकी असली ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। वो मुस्कुराते हुए सेवन को देख रहा था और उसके शरीर से हल्की हल्की डोलची बाहर निकल रही थी। सेवन ने ठंडी आवाज में कहा, रास्ते से हट जाओ। लेकिन ग्रे रोब्ड मैन मुस्कुराया, इतनी मुश्किल से कोई ताकतवर इंसान मिला है, अब तुम कहो और मैं हट जाऊं? क्या इससे मेरी बेइज्जती नहीं होगी? सेवन की आवाज और ठंडी हो गई। अगर मरना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाओ। ग्रे रोब्ड मैन हंस पड़ा। ओह योर एक्सीलेंसी, काफी घमंडी लगते हैं। सेवन ने उसे बहस करना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। अगले ही पल उसका शरीर बिजली की तरह ऊपर उछला। एक ही छलांग में वो उस युवक के ऊपर से निकल गया और सीधे ऑक्शन हाउस के अंदर पहुंच गया। गार्ड्स अभी भी हैरान खड़े थे। उनमें से एक धीरे से बोला, सर। ग्रे रोब्ड मैन मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मास्टर ने मुझे कुछ मेडिसिनल मटेरियल्स लेने भेजा है। लेकिन अभी जो ब्लैक रोब्ड आदमी था वो काफी दिलचस्प इंसान है, उम्मीद है उससे फिर मुलाकात होगी। इतना कह के वो भी मुस्कुराते हुए ऑक्शन हाउस के अंदर चला गया।
ली चैंग ऑक्शन हाउस मतलब थंडर सिटी ऑक्शन हाउस ये पूरे ईस्ट कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ऑक्शन हाउस था। यहाँ लगभग हर तरह की चीजों की ऑक्शन होती थी, रेयर ट्रेजर से लेके फाइटिंग स्किल स्क्रॉल्स तक, और यहाँ तक कि कुछ अजीबोगरीब पावरफुल लोगों की डेड बॉडीज तक। लेकिन ठीक इसी वजह से ली चैंग के बहुत से रेजिडेंट्स इस ऑक्शन हाउस से नाखुश थे। उनका मानना था कि ऑक्शन हाउस के लोग कई बार ऐसी चीजों की भी ऑक्शन करते थे जो बिल्कुल अनुचित थी। इसलिए उन्होंने कई बार सिटी लॉर्ड्स मैंसन से शिकायत की। सिटी लॉर्ड मैंसन ने भी कई बार उन्हें वार्निंग दी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लगता था कि ऑक्शन हाउस के पीछे कुछ बेहद बड़े फिगर्स का सपोर्ट था। जब तक वो थंडर वैली की बॉटम लाइन को पार नहीं करते तब तक कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसी समय सैवियन ने ऑक्शन हाउस के अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, दर्जनों खूबसूरत मेड्स प्रोफेशनल स्माइल के साथ एक कतार में खड़ी दिखाई दी। ऑक्शन हाउस में आने वाले हर गेस्ट की सेवा के लिए एक मेड नियुक्त की जाती थी। सबसे पहले एक मेड मुस्कुराते हुए आगे आई। सर, आपको किस तरह की हेल्प चाहिए? सैवियन ने बिना किसी झिझक के सीधे कहा, मुझे कुछ मेडिसिनल हर्ब्स चाहिए। वो अच्छी तरह जानता था कि ये मेड्स सिर्फ गेस्ट का स्वागत नहीं करती थी। सालों के एक्सपीरियंस ने उन्हें इतना प्रोफेशनल बना दिया था कि वो पहली नजर में गेस्ट की पहचान और स्टेटस का अंदाजा लगा लेती थी, और उसी हिसाब से उनकी सर्विस भी तय होती थी। मेड तुरंत मुस्कुरा के बोली, सर, कृपया बताइए कि आपको कौन सी मेडिसिनल हर्ब चाहिए। यह सुनते ही वो अंदर ही अंदर खुश हो गई, क्योंकि जो गेस्ट मेडिसिनल हर्ब्स खरीदने आता था वो आमतौर पे कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं होता था। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई, लेकिन सैवियन ने तुरंत हर्ब्स के नाम नहीं बताए। वो बस हल्का सा खांसा। तभी मेड को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि वो अपनी खुशी कुछ ज्यादा ही जाहिर कर चुकी थी। उसने तुरंत माफी भरी आवाज में कहा, सर, कृपया मेरे साथ आइए। इतना कह के वो सैवियन को ऑक्शन हाउस के अंदर की ओर ले जाने लगी। दोनों कई कॉम्प्लेक्स गलियारों से होकर गुजरे। कुछ देर बाद मेड एक शांत और निजी कमरे के सामने रुकी। सर, कृपया अंदर आइए। उसने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक शांत विंग रूम दिखाई दिया। दोनों अंदर चले गए। मेड मुस्कुरा के बोली, सर, अब आप आराम से बता सकते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिनल हर्ब चाहिए। बाहर से वो पूरी तरह प्रोफेशनल दिख रही थी, लेकिन अंदर अंदर वो सोच रही थी कि अगर सामने वाला गेस्ट इतना बड़ा आदमी निकला तो थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देना भी गलत नहीं होगा, बेशर्ते उसके बदले अच्छा रिवार्ड मिल जाए। तभी सैवियन ने शांत आवाज में कहा, मुझे हार्ट सप्रेसिंग ग्रास चाहिए, 1000 ईयर कोल्ड आयरन, 10,000 ईयर मिस्टीरियस आइस और डीप सी रीफ मड। जैसे ही मेड ने यह नाम सुने, उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्या वो कई वर्षों से गेस्ट की सेवा कर रही थी, इसलिए वो अच्छी तरह जानती थी कि जिन मेडिसिनल हर्ब्स का संबंध 1000 ईयर्स से होता है वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे, और 10,000 ईयर की लेवल की चीजें तो वो खुद कभी हैंडल भी नहीं कर सकती थी। सैवियन ने उसके बदले हुए एक्सप्रेशन देख लिए, लेकिन उसने कुछ भी जाहिर नहीं किया। वो बस शांत आवाज में बोला, क्या हुआ? मेड तुरंत संभली। सर, कृपया थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी स्टीवर्ड को बुला के लाती हूँ। इतना कह के वो लगभग भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफी बूस्ट मिला है इस चैनल को, और मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे, और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे, आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर, और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।